नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द योम किपुर वॉर ऑफ 1973 के बारे में। योम किपुर जो है दोस्तों, ये यहूदियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। यहूदी यानी जुडाइज्म, और जुडाइज्म का जो जूइश कैलेंडर होता है उसका सबसे होलीस्ट डे ये माना जाता है। तो 6 अक्टूबर 1973 को जब ये दिन आया, योम किपुर का फेस्टिवल आया, तो उस दिन अरब देशों की एक कोलिशन ने, जिसमें इजिप्ट और सीरिया शामिल थे, दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इजराइल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर दिया और दुनिया को चौंका दिया। ना केवल इजराइल को बल्कि बाकी दुनिया को भी चौंका दिया। इस अटैक को इजराइल ने किस तरह से अपने आप को डिफेंड किया और किस तरह से इसका रिटेलिएशन किया, उसकी तो हम बात करेंगे ही। लेकिन इस वॉर के दौरान दुनिया एक बार तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच गई थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि ये जो दौर चल रहा था 1945 से 1990 के बीच का जो समय था, उसको कोल्ड वॉर एरा कहा जाता है, आप जानते हैं। उसमें एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। दोनों देश अलग अलग देशों के अंदर अपनी कवायद चला रहे थे। एक तरफ यूएसए कैपिटलिज्म का समर्थक था और दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता है, वो कम्युनिज्म का समर्थक था। और इस युद्ध में यूएसए ऑब्वियसली इजराइल का समर्थक था, इजराइल को खुले तौर पे समर्थन दे रहा था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो है वो इजिप्ट और सीरिया का समर्थन कर रहा था। और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद ये ऐसा समय था जिसमें ऐसा लग रहा था दुनिया को कि क्या यूएसए और यूएसएसआर की सेनाएं आपस में भिड़ सकती हैं, और क्या एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये वॉर तो नहीं हुआ, न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 भी नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध में बहुत कुछ हुआ। जियोपॉलिटिक्स में काफी इंपैक्ट पड़ा, अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स बदल गई, मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल गई, और इजराइल को भी मिडल ईस्ट के साथ कुछ समझौते यहाँ पे करने पड़े। ये चौथा वॉर था इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में। और इससे पहले 1948 में जब इजराइल बना था, तब से लेकर 1967 के 6 डे वॉर के बीच में 3 बार लड़ाइयां और हो चुकी थी। तो 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ये तकरीबन 21 दिन तक ये लड़ाई चली है। 1973 का वो वर्ष था। ये अरब इजरायली वॉर का चौथा कॉन्फ्लिक्ट था। इसमें क्या होता है कि इजिप्ट और सीरिया ने एक कोऑर्डिनेशन बना के एक असोल्ट लॉन्च किया। बेसिकली ये अग्रेसर थे, यहाँ पे इजराइल नहीं था। इन्होंने पहले अटैक किया था, सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर, और इजराइल का जो जूइश कैलेंडर है उसके होलीस्ट डे पे ये अटैक इन्होंने किया। इजराइल ने अपने आप को डिफेंड कर लिया। इवन इस वॉर में वो आगे बढ़ते टाइम, जब 25 अक्टूबर तक का समय आया, तब काफी आगे बढ़ चुका था। इन देशों को इसने काफी हद तक खदेड़ दिया था। और उसके बाद स्थिति ऐसे बदली कि ये वॉर जो है, ये वॉर तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद और लड़ाइयां नहीं हुई। ये एक अच्छी बात है कि अरब वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ इसके बाद कोई बड़ा मेजर जो है वॉर नहीं हुआ। कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहते हैं, आप जानते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक लंबे अरसे से चलता आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है, 1948 से ही चलता आ रहा है, और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आसपास के देशों के साथ इनकी छोटी मोटी मुठभेड़ अभी भी होती रहती है, जैसे सीरिया के साथ अभी रिसेंटली इजराइल की मुठभेड़ हुई। लेकिन कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ, कोई कोलिशन अटैक नहीं हुआ इजराइल के ऊपर इस दौरान। तो ये है अरब वर्ल्ड, और सॉरी मिडल ईस्ट। इस मिडिल ईस्ट में आप देखते हैं कि ये है इजराइल, छोटा सा देश है ये। और इसी इजराइल को पहले पैलेस्टाइन भी कहा जाता था, और इसके 1948 के 1947 के यूएन चार्टर के तहत इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। पैलेस्टाइन की जमीन भी इसके अंदर ही रही। आज पैलेस्टाइन तो आप देख नहीं पाते हैं वर्ल्ड मैप पे, बहुत छोटी सी जगह रह गई है, क्योंकि इजराइल ने अपने दबदबे से इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन इसके आसपास के देशों के ऊपर आप ध्यान दीजिए थोड़ा। ये है इजिप्ट, ये है सऊदी अरब, ये है इराक, ये है सीरिया, ये है जॉर्डन, ये है टर्की, ये है ईरान। और ये लगभग सभी के सभी देश जो है वो इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। इनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं। स्पेशली ईरान के साथ रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं इजराइल के। सीरिया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जॉर्डन के साथ रिश्ते कभी अच्छे रहे कभी बिगड़ते रहे। इराक के साथ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये सभी देश जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, इसके आसपास के अरब देश, ये सारे देश जो हैं ये मुस्लिम बहुलता वाले देश हैं। यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और इन देशों का ये मानना है कि ये जो जगह है जहाँ पे इजराइल अब बसा हुआ है,
ये पैलेस्टीनियंस की ज़मीन है, अरब लोगों की ज़मीन है और इजरायलियों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहूदियों को ये जगह बिलोंग नहीं करती। दूसरी तरफ इजराइल के जो यहूदी हैं उनका अपना एक पक्ष है, वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली ये जगह हमें बिलोंग करती थी, यहाँ पे हम रहे हैं पास्ट में, और उसके बाद हमारा जितना प्रोसिक्यूशन हुआ उसके बाद हमें एक जगह चाहिए थी, एक घर चाहिए थी, और ये हमारा ओरिजिनल घर था और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑथोराइज्ड ये जगह हमें मिली है, तो हम इस जगह के बिल्कुल वारिस हैं और इस जगह को हम बिलोंग करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है, ये आप जानते हैं, और इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक निकला नहीं है। अब इन अरब वर्ल्ड के देशों और इजराइल के बीच में कई लड़ाइयाँ हुई, 4 मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं। 6 डे वॉर के बारे में मैंने रिसेंटली आपसे चर्चा करी थी, उससे पहले मैंने इजराइल पैलेस्टाइन विवाद के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा। तो हम अभी इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस वॉर के बारे में बात करेंगे जिसमें इजिप्ट ने इस तरफ से, ये जो सिनाई डेजर्ट वाला हिस्सा है जो कि हिस्टोरिकली इजिप्ट को ही बिलोंग करता था, आज भी इजिप्ट में ही पड़ता है, लेकिन 6 डे वॉर में ये जो है हिस्सा इजराइल के पास आ गया था। तो इधर से इन्होंने अटैक किया था और दूसरी तरफ सीरिया ने गोलन हाइट्स की तरफ से अटैक किया था, और अचानक से अटैक किया था। तो शुरुआत में तो इजराइल को अपने आप को संभालने में समय लग गया, वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 3 दिन में ही इजराइल ने रिटेलिएट किया और उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों देशों की आर्मी को इनकी जमीन तक खदेड़ दिया। तो येम किपुर वॉर इस तरह से हुआ। इसमें इजराइल को सपोर्ट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑब्वियसली उनका वो क्लोज अलाई है, और दूसरी तरफ इजिप्ट सीरिया को सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन। और इसी वजह से ये स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि दोनों कट्टर दुश्मन यूएसए और सोवियत यूनियन एक दूसरे के सामने आ गए थे, और स्थिति ऐसी थी कि यूनाइटेड नेशन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, यूरोप के देशों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि आप स्थिति को मैनेज कीजिए, सीज फायर कीजिए ताकि ये वॉर समाप्त हो, तो और ज्यादा बड़े स्केल पे वॉर ना चला जाए। चौथा और आखिरी बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट था ये इजराइल और अरब कोलिशंस के बीच में। ये वॉर जब समाप्त हुआ उसके बाद स्थिति कम से कम ऐसी तो हुई कि इजिप्ट और इजराइल ने शांति समझौतों को मद्देनजर में रखा, उनके ऊपर बातचीत की, पीस एग्रीमेंट हुए, निगोशिएशंस हुए, और उसके बाद इजिप्ट और इजराइल के बीच में रिश्ते थोड़े ठीक हुए। उसके बाद धीरे धीरे जॉर्डन के साथ भी रिश्ते ठीक हुए, अभी भी सीरिया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं, और भी ईरान और इराक जैसे देशों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये हुआ कि इस वॉर के बाद और बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई। तो येम किपुर फेस्टिवल के दिन क्या हुआ था वो तो आप समझ गए हैं कुछ हद तक, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, क्योंकि हर एक युद्ध के पीछे एक बड़ी भूमिका होती है, सीधा ही कोई युद्ध नहीं हो जाता है, उसके पीछे के कारण होते हैं, उसके पीछे के इमीडिएट कॉज भी होते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग कॉज भी होते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। इजराइल पैलेस्टाइन विवाद आप बहुत हद तक जानते हैं, उसका वीडियो आप जाके देखेंगे तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इजराइल और अरब देशों के बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वैचारिक समझौतों के बीच में किस चीज पे वो एग्री नहीं होते हैं, वो सब चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन जस्ट पहले क्या हुआ था, 1973 से कुछ सालों पहले क्या हुआ था, एक वॉर हुआ था जिसको कहा जाता है 6 डे वॉर। 6 दिन में वो युद्ध समाप्त हो गया था, इसलिए 6 डे वॉर कहा जाता है उसको। तो उसकी मैंने वीडियो अभी रिसेंटली आपको कवर कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की जो अलायंस है उसको बुरी तरह से हरा दिया था, यहाँ परास्त कर दिया था, और इजराइल ने अपनी जमीन से तकरीबन 3 गुना हिस्से को जीत भी लिया था इन देशों से। सीरिया से इन्होंने गोलन हाइट को जीत लिया था, जॉर्डन से इन्होंने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को जीत लिया था, और इजिप्ट से इन्होंने सिनाई पेनिनसुला जो सिनाई डेजर्ट है और गाजा स्ट्रिप है इसको जीत लिया था। तो ये जो हिस्से हैं ये इन्होंने जीत लिए थे 1967 के इस 6 डे वॉर के अंदर। तो ये चीजें हुई थी। उसके बाद इन्होंने गाजा को खाली किया, गाजा की जगह जो थी इसको 2005 में खाली किया। सिनाई पेनिनसुला जो 1982 में इनको दिया है, मतलब सिनाई पेनिनसुला वापस देने से पहले ये यम किपुर वॉर हुआ था। तो 1967 के इस 6 डे वॉर के अंदर जब अरब देशों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा तो उनकी प्रेस्टीज भी उनके हाथों से चली गई, उनकी इज्जत मान सम्मान उनका चला गया, और उनके हाथ से उनकी एक बहुत बड़ी जमीन भी उनके हाथ से चली गई। जैसे कि मैंने बताया, गाजा स्ट्रिप चली गई, सिनाई पेनिनसुला चला गया इजिप्ट से, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम चला गया जॉर्डन से, सीरिया से गोलन हाइट जो कि एक बहुत स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो चली गई। अब गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला तो ऑलरेडी दे चुका है इजराइल वापिस, लेकिन बाकी जो जगह है वो अभी भी इजराइल के कंट्रोल में ही है। इस 6 डे वॉर के बाद इजराइल को काफी जो है मिडिल ईस्ट के अंदर एक डोमिनेटिंग कंट्री के तौर पे आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने आसपास के देशों को मैनेज कर लिया, और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन थी वो उन्होंने जीत ली। अब 6 डे वॉर के दौरान जो है आपको याद होगा मैंने बताया था
कि गमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट होते हैं। 1970 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं इजिप्ट के अनवर अल सदात। अनवर अल सदात जो हैं वो इनके सक्सेसर रहते हैं, इजिप्ट के राष्ट्रपति बनते हैं। इनकी राजधानी आपको पता है ना, कायरो है। तो ये राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये अब राष्ट्रपति बनते हैं उस समय स्थिति थोड़ी देश को चैलेंजिंग स्थिति होती है। चैलेंजिंग क्योंकि इकोनॉमिक कोलैप्स भी होते हैं उस समय, और उससे पहले 6 डे वॉर में इजिप्ट हारा था। उससे पहले आपको पता होगा कि सुएज कैनाल क्राइसिस भी हुए थे, उसमें भी इजिप्ट को थोड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि इजिप्ट को मैनेज कर दिया गया था यूएन के द्वारा, उसमें हस्तक्षेप करके यूएसएसआर ने उसमें हस्तक्षेप करके मैनेज करवा दिया था इजिप्ट का। जब सुएज कैनाल को यहाँ पे जो सुएज कैनाल है इसको जब इन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इजराइल ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, इजिप्ट के ऊपर। तो वहां से वो 6 डे वॉर की एक भूमिका तैयार होती है, और फिर 6 डे वॉर के अंदर फिर इजिप्ट हार जाता है। तो स्थिति जो है इजिप्ट की वो थोड़ी सी खराब होती है, डगमगाई होती है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी होते हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स भी होते हैं। तो सदत जो है वो अब सोचता है कि देश को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। तो उसके लिए उसको 2 चीजें थी कि एक तो सिनाई पेनिनसुला उसको वापस चाहिए था, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला जो है वो इनकी जमीन थी, इजिप्ट की जमीन थी, और उसके ऊपर इलीगली उसको जीत के ऑक्यूपाई करके बैठा था इजराइल। तो वो जमीन इनको चाहिए थी। अब इनको एक चीज थी कि कैसे करें, इस चीज को संभालें कैसे। तो इन्होंने एक पूरी प्लानिंग करी, और प्लानिंग इस तरह से कि पहले इनके मन में ये था कि भाई अगर मैं इजराइल के सामने जाऊंगा और उनके सामने कोई पीस टर्म्स रखूंगा तो इजराइल हमारी बात मानेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ अभी देने के लिए है नहीं। वो हमारी जमीन भी हमें लौटाएगा या नहीं, इस बात की भी हम गारंटी नहीं ले सकते। तो शुरुआत में तो इसने क्या किया, सदत ने, इजिप्ट का जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि हम इजराइल को एक देश का दर्जा दे देंगे। अब देश का दर्जा देने की बात आप समझिए कि अरब देशों में कोई भी देश जो है वो इजराइल को इस समय तक देश का दर्जा नहीं देता था। वो इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो मानते थे कि इजराइल तो ये देश है ही नहीं, यहूदियों को ये जमीन बिलोंग करती नहीं है, ये पैलेस्टीनियंस की जमीन है, ये अरब लोगों की जमीन है, तो हम उसको एक देश के तौर पे स्वीकार नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन भले ही स्वीकार कर ले, लेकिन अरब देश उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पे इजिप्ट ने सोचा कि हमें सिनाई पेनिनसुला वापस मिल जाए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इजराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हालांकि देखिए एक चीज थी कि जब 6 डे वॉर हुआ था उसके बाद इन्होंने कहा था, ये जो अरब देश थे इन्होंने कहा था कि 3 नोज टू इजराइल। 3 नोज मतलब नो रिकॉग्नाइजेशन, एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, नो पीस, कोई हम शांति नहीं करेंगे, और नो नेगोशिएशन, कोई भी किसी भी तरीके का नेगोशिएशन हम इजराइल के साथ करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे इजिप्ट की अपनी चुनौतियां थी। तो इजिप्ट के राष्ट्रपति सदात जो है वो चाहते थे कि हम रिकॉग्नाइज कर देंगे अगर हमारी जमीन हमें वापस मिल जाए, तो हम अगर पार्शियली भी वहां से अपनी सेना को हटा ले, सिनाई पेनिनसुला से अपनी जमीन ये हटा ले, इजराइल अपनी यहाँ से आर्मी को हटा ले, तो हम इस जो यहाँ पे सुएज कैनाल है इसका भी एक्सेस दे देंगे इजराइल को। लेकिन इजराइल जो है वो ये जानता था कि अगर सिनाई पेनिनसुला दे दिया और वापस इजिप्ट ने कभी हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो इजराइल अभी सहमत नहीं हो रहा था, और इजिप्ट भी ये अश्योरेंस नहीं दे रहा था इजराइल को कि हम आप पे कभी अटैक नहीं करेंगे और हम आपको सुरक्षित महसूस करा देंगे। तो इजराइल की अपनी इनसिक्योरिटीज थी, इजिप्ट के अपने चैलेंजेस थे, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, पॉलिटिकल टर्मोइल था। तो अब जो है सदात के सामने एक चुनौती थी, और उस चुनौती का उसको सामना करना था। तो उसने एक प्लान बनाया, और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से इजराइल के ऊपर अटैक किया जाए। एक बार फिर से जब हम इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे तो हो सकता है हम सिनाई पेनिनसुला को जीत लें। सिनाई पेनिनसुला को जीत लिया तो हम अपने हिसाब से इजराइल के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम लड़ाई में हार भी गए, मान लीजिए इजराइल जीत जाता है, हम लड़ाई करते हैं, तो भी इजराइल को ये बात का एहसास होगा कि अब उसे अरब देशों के साथ कहीं ना कहीं पीस एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, कोई ना कोई नेगोशिएशन करना पड़ेगा। हर बार इजराइल भी लड़ाई में नहीं कूद सकता, बार बार वो भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो एक लड़ाई जरूरी है। वो कहते हैं ना कि कई लोग इस वॉर को ग्लोरीफाई करने के लिए ही कहते हैं, ऐसी बात हम सहमत सब नहीं होंगे उस बात से, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध का आखिरी मकसद भी शांति ही होता है। तो ये चीज सोच के सदत ने ये सोचा कि एक बार फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। इजराइल का अस्तित्व मिटाने के लिए अटैक नहीं करना चाहता था सदत। उसका था कि अब हम सिनाई पेनिनसुला हमारा वापस लें और किसी भी तरीके से एक समझौते के ऊपर पहुंचे। और
एक बैकग्राउंड में ऑब्वियसली वो दुश्मनी तो थी ही, प्रेस्टीज की बात तो थी ही, क्योंकि 6 डे वॉर के अंदर इजिप्ट बुरी तरह से हारा था, तो वो बदला भी लेना चाहते थे। लेकिन स्थिति बदले से ज्यादा ये थी कि उनको अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करना था। तो 1972 में यहाँ पे सदत, जो कि इजिप्ट का राष्ट्रपति था, इजिप्ट के अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, क्योंकि वो उस समय तक यूएसएसआर का समर्थक था और यूएसएसआर के खेमे में था कोल्ड वॉर में। तो अभी तक यूएसए के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, लेकिन 1972 में उन्होंने सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए और उसने 20,000 सोवियत एडवाइजर्स को भी इजिप्ट से एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। कहा कि अब हम एक तरह से बैलेंस रहेंगे, ना हम यूएसए की तरफ झुकेंगे ना हम यूएसएसआर की तरफ झुकेंगे। इस तरीके की बातचीत करके उसने किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए। अमेरिका इस चीज से खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में एक और अलाई उसको मिल रहा है, और सोवियत इस चीज से थोड़ा नाखुश था ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जो दबदबा है वो उस क्षेत्र से थोड़ा सा जा रहा था। सदत ने ऐसा क्यों किया कि यूएसए का उसको साथ चाहिए था? उसको पता था कि यूएसए जो है वो इजरायलियों का एक बहुत महत्वपूर्ण अलाई है, और अगर कल को एक युद्ध होता है, फुल फ्लेज वॉर होता है, उसमें चाहे इजिप्ट हारे चाहे इजराइल हारे, हमारे बीच में जो समझौता होगा उस समझौते के बीच में मीडिएटर की भूमिका यूएसए ही निभाने वाला है। तो यूएसए के साथ हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, ये इसके लिए महत्वपूर्ण था। तो उसने पूरी प्लानिंग करी कि यूएसए के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए, और एक बैकग्राउंड में प्लानिंग चल रही थी कि किसी भी तरह से हमें इजराइल के ऊपर अटैक करना है। अब ये जो स्थिति है कि यूएसए के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा इजिप्ट, तो यूएसएसआर के साथ रिश्ते थोड़े से तो तनावपूर्ण होंगे, थोड़े डिटोरिएटेड होंगे। तो सोवियत के साथ रिश्ते खराब थोड़े से हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आगे चल के जब वॉर हुआ तो इजिप्ट को सपोर्ट किया सोवियत ने, और हथियार एम्युनिशंस भी भेजे इजराइल को हराने के लिए। अब सदत ने दूसरी तरफ से एक अलायंस बनाई सीरिया के साथ, और कहा कि हम दोनों मिलके एक अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर, और हमारी जो जमीन उसने छीनी है 6 डे वॉर के अंदर, वो हम वापस निकालेंगे, वो वापस हम हासिल करेंगे। तो सीरिया की जो गोलन हाइट वाली जमीन है वो सीरिया को चाहिए थी, और सिनाई पेनिनसुला वाला हिस्सा जो है यहाँ पे इजिप्ट को चाहिए था। तो इन्होंने दोनों ने ये करके प्लान किया, और प्लान बेसिकली इस तरह से किया कि उनको शक तक ना हो। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो बहुत शातिर है, वो बहुत अच्छे से इंटेलिजेंस करती है। इजराइल को प्रोटेक्ट करने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है कि मोसाद का राइज कैसे हुआ और किस तरह से उसने इजराइल को प्रोटेक्ट कर रखा है अपने आसपास के दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी। लेकिन इस दौरान इन्होंने बहुत ही सीक्रेटली ये प्लान बनाया कि हम अटैक करेंगे, और गुमराह किया, मोसाद को गुमराह किया, इजराइल को गुमराह किया। 2 बार अपनी आर्मी को वो बॉर्डर तक लेके आए, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया, और ये दिखाने की कोशिश करी कि हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी ही आर्मी का अपनी ही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो अब जो है इनको भी लगने लग गया, यहूदी देश जो इजराइल है, इनको भी लगने लग गया कि अटैक नहीं करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि उस समय यहूदियों का जो होलीएस्ट मंथ था जूइश कैलेंडर का, वो चल रहा था, और वो फेस्टिवल भी था योम किपुर का। अब योम किपुर जब आया था, उसी दौरान मुस्लिम कैलेंडर में रमजान का टाइम भी आ गया था, उनका भी होलीएस्ट मंथ था। तो इजराइलियों को इस चीज का भनक नहीं थी कि इस रमजान के महीने में भी ये मुस्लिम देशों के जो अलायंस है ये मिलके हमारे ऊपर अटैक करेंगे, किस तरीके का कोई हमारे ऊपर ऑफेंसिव लॉन्च होगा। तो वो जो है वो थोड़े से शांति से बैठे थे, और इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस के कई जो सैनिक हैं, सर्विसमैन हैं, वो उस समय छुट्टी पे थे जब वॉर हुआ। जब 6 अक्टूबर का दिन आया, जब ये होली टाइम चल रहा था इनका, तो उस दिन अटैक हुआ जब ये लोग घर पे नहीं थे, ये मतलब बॉर्डर पे नहीं थे। तो जब इजराइल थोड़ा सा वीक था, वीक इन द सेंस कि तैयार नहीं था, उस समय ये अटैक किया गया, और उस समय ये वॉर हुआ। वॉर जब शुरू हुआ, जब इजिप्शियन आर्मी ने सुएज कैनाल को पास करके सिनाई पेनिनसुला के अंदर एंट्री करी, उसके अंदर चले गए वो, और तकरीबन 20,000 के आसपास उसकी आर्मी थी। और उस समय इजराइल डिफेंस फोर्स वहां पे इतनी नहीं थी, उनका अपोजिशन इतना उनको मिला नहीं, और उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते सिनाई पेनिनसुला के अंदर पूरी तरह से ये घुस गए। सिनाई पेनिनसुला ऑब्वियसली इन्हीं का था, उसके अंदर ये घुस गए, और दूसरी तरफ से जो गोलन हाइट वाला क्षेत्र है, उसका साउथ वाला क्षेत्र जो था, उसके अंदर जो है घुस गई सीरिया की आर्मी। तो दोनों तरफ से आर्मी घुस गई थी, इधर से इजिप्ट की तरफ से सिनाई पेनिनसुला के अंदर घुसी इजिप्ट की आर्मी, और इधर सीरिया की तरफ से गोलन हाइट में घुस गई सीरिया की आर्मी। तो इस तरह से इजराइल को दोनों तरफ से घेर लिया। अब जॉर्डन इस मुहिम में शामिल नहीं था। 6 डे वॉर में जॉर्डन भी था,
आपको ध्यान होगा। जॉर्डन क्यों नहीं था शामिल? जॉर्डन इसलिए शामिल नहीं था क्योंकि पीएलओ जो है, जो संगठन है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिटेंट संगठन भी है और अपने अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं, दोनों तरफ से ही है। तो ये पीएलओ के अंदर जो है, पीएलओ की ऐसी हुकूमत चल रही थी, वो जॉर्डन को परेशान कर रही थी और पीएलओ को सीरिया सपोर्ट कर रहा था और जॉर्डन के खिलाफ हो रखा था इस समय पीएलओ। जॉर्डन के राष्ट्रपति का भी असैसिनेशन की प्लानिंग चल रही थी पीएलओ के अंदर। तो जॉर्डन जो है वो इस समय सीरिया के खिलाफ हो रखा था, पीएलओ के खिलाफ हो रखा था। तो इसलिए उसने इजराइल के खिलाफ इन दोनों देशों का साथ नहीं दिया, इनके साथ अलायंस नहीं बनाई। हालांकि इजराइल के साथ उसके रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण थे, कुछ संबंध उसके ठीक ठाक हुए थे, लेकिन फिर भी जॉर्डन अभी भी इसमें शामिल हुआ नहीं था, इस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि जब ये अटैक हुआ तो अरब देशों के बाकी जो मेंबर्स थे उन्होंने इनका साथ दिया। इराक ने, ईरान ने और लेबनान ने, इन देशों ने जो है कोशिश करी कि इजराइल को अब की बार फिर से दबा दिया जाए और इजराइल को पूरी तरह से हरा दें और इजराइल के अस्तित्व को यहाँ से मिटा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इजराइल की राष्ट्रपति थी उस समय गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर को आप जानते होंगे, इनका मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जब मैंने आपको बताया था कि जब म्यूनिच मैसाकर हुआ था, म्यूनिच के अंदर इजरायली जो टीम है, ओलंपिक टीम थी, उसको अटैक किया गया था, टारगेट किया गया था। तो किस तरह से गोल्डा मेयर ने एक टीम बनवाई और मोसाद ने उसका बदला लिया। तो वो गोल्डा मेयर हैं, ये काफ़ी अग्रेसिव पीएम मानी जाती हैं इजराइल की और काफ़ी पॉपुलर भी थी ये। तो शुरुआत में समय में इजराइल जो है तैयार नहीं था अटैक के लिए, तो वो बैकफुट पे चला गया। इजिप्ट और सीरिया की सेना जो है अंदर चली गई और उन्होंने काफ़ी गेन किया, उन्होंने काफ़ी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसके बाद 3 दिन का समय लगा। 3 दिन में इजरायली आर्मी ने अपने आप को कंसोलिडेट किया और दोनों फ्रंट पे वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने इजिप्ट को पीछे धकेला, थोड़ा बैकफुट पे धकेला, लेकिन सीरिया को तो पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। जहां तक वो पहले वाला क्षेत्र उनके कंट्रोल में था, गोलन हाइट वाला जो क्षेत्र इजराइल के कंट्रोल में था, उसको वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। और उस समय स्थिति एक बार ऐसी हुई कि पूरे अरब देश जो है वो इजराइल को दबाना चाहते थे, इजराइल को हराना चाहते थे। और उस समय तक इजराइल के पास सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन आ चुका था, उन्होंने तैयार कर लिया था। अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है इजराइल कि हाँ उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। सीरिया नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सीरिया बोल दिया था मैंने। लेकिन न्यूक्लियर वेपन जो है वो किसके पास है? इजराइल के पास है, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो कहता नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो गोल्डा मेयर ने ये कह दिया था कि अगर उस समय हमारा देश बैकफुट पे आया और हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा दिया था यूएसए को उस समय कि हमारी मदद करो, अदरवाइज हम अपने आप पे अपने हिसाब से तो इसको डिफेंड करेंगे ही, हमारे देश को तो बचाएंगे ही। तो उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैसिव काउंटर ऑफेंसिव्स लॉन्च किए, आर्टिलरी लॉन्च करी, सीरिया की कैपिटल दमास्कस तक वो पहुंच गए थे। उसके बाद दूसरी तरफ इन्होंने सदत की सेना को, जो इजिप्शियन आर्मी है, उसको भी बैकफुट पे धकाला और धकेलते धकेलते काफी पीछे लेके गए, सुएज कैनाल को भी पार करके चले गए। यूनाइटेड नेशन ने 22 अक्टूबर को सीज फायर डिक्लेयर किया था, लेकिन उस सीज फायर को किसी ने नहीं माना। इजराइल ने इजिप्ट को तीनों तरफ से घेर लिया, सराउंड कर लिया और सुएज कैनाल तक वो पहुंच गए। उसका एक कारण और है, देखिए इस वॉर में आगे चलते चलते इजराइल जीत रहा था। मैं स्थिति आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब इजिप्ट की आर्मी सिनाई पेनिनसुला में पहुंच गई थी, तो ज्यादातर आर्मी सिनाई पेनिनसुला में पहुंच गई थी। उनको ये ऑर्डर थे कि आप सिनाई पेनिनसुला को कब्जा करके रखो जब तक इस वॉर में इजराइल हार नहीं जाता। इजराइल ने प्लानिंग की कि कैसे भी करके इसकी मेनलैंड पे पहुंच जाओ, इजिप्ट की मेनलैंड पे पहुंच जाओ, जहां पे आर्मी इतनी है नहीं, तो वहां पे जाके इजिप्ट की मेनलैंड को ही हरा दो। मेनलैंड को हरा देंगे तो वो क्या करेंगे। तो स्थिति ऐसे हुई कि 6 अक्टूबर को जैसे कि अटैक हुआ था, इजिप्ट और सीरिया ने किया था। 7 अक्टूबर को सीरिया ने साउथ गोलन हाइट को जीत लिया। 8 अक्टूबर को इजराइल ने अपना काउंटर अटैक लॉन्च किया पहला। उसके बाद आगे चल के 12 अक्टूबर को यूएसए ने एडिशनल आर्म्स भेजे। उस तरफ यूएसएसआर जो है इनको भेज रहा था, सीरिया और इजिप्ट को भेज रहा था, यूएसए ने अपने यहाँ पे आर्म्स भेजे। हालांकि यूएसए के आर्म्स को रोकने के लिए, एमिशन को रोकने के लिए अरब देशों ने ये धमकी दी यूरोपियन देशों को कि कोई भी अपनी यूरोपियन फ्लाई जोन के ऊपर से अमेरिकी जहाजों को एंट्री नहीं देगा। लेकिन इसका माना नहीं पुर्तगाल के रास्ते होते हुए यहाँ पे अमेरिकी जहाज और अमेरिका एम्यूनेशन जो है वो यहाँ पे पहुंचा। उसके बाद इजराइल ने स्वेज कैनाल को क्रॉस करके यहाँ पे एंट्री ले ली 16 तारीख को। 17 तारीख को 10 अरब देश जो हैं उन्होंने इजराइल को कट आउट करने के लिए कहा कि इजराइल से, मतलब इजराइल अगर विड्रॉ नहीं करेगा इस लड़ाई से तो हम ऑयल प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये धमकी दी।
उसके बाद आगे चल के यूएन ने 22 तारीख को सीज फायर डिक्लेयर किया, हालांकि इसको माना नहीं गया। 23 तारीख को भी लड़ाई चल रही थी। फाइनली जो सीज फायर हुआ वो 28 तारीख को हुआ। ऐसी हुई स्थिति। तो ये आप देख सकते हैं कि शुरुआत में किस तरह से आगे बढ़ते रहे, अरब फोर्सेस आगे बढ़ती चली गई और उसके बाद इजराइल जो है आगे बढ़ता 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 इस क्षेत्र को इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ये स्थिति थी। अब स्थिति इतनी खतरनाक थी, गंभीर थी कि इजराइल को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन की धमकी देनी पड़ी। और न्यूक्लियर वेपन इजराइल इस्तेमाल कर भी सकता था अगर वो अपनी आर्मी के दम पे इस अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता तो। इसीलिए यूएसए ने अपनी तरफ से एम्यूनिशन भेजा, उस तरफ यूएसएसआर ने भेजा और स्थिति एक बार इतनी गंभीर हो गई थी कि दोनों यूएसए और यूएसएसआर जो हैं वो भी इसमें मुहिम में शामिल हो गए थे। आपको कोल्ड वॉर का तो दौर याद होगा ही। ये कोल्ड वॉर का मैप है जिसमें यूएसए और इसके अलाइज जो है वो ब्लू कलर में दिख रहे हैं। आपको वार्सो पैक्ट जो कि यूएसएसआर का संगठन था उसमें रेड कलर में दिख रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे थे, ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई चल रही थी इनके बीच में, है ना। कुछ ऐसे देश थे जो किसी के भी अलाइज नहीं थे, जैसे भारत था, नाम का मेंबर था, NAM मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है गोल्डा मेयर दिख रही है। गोल्डा मेयर कहाँ की प्रधानमंत्री थी? इजराइल की। इजराइल किसका समर्थक? यूएसए का, है ना। निक्सन ये राष्ट्रपति थे उस समय। और ये रेड कलर में जो देश दिख रहे हैं, अरब देश नजर आ रहे हैं, ये यूएसएसआर के समर्थक। यूएसएसआर के अलाइज जो है वो अरब देशों में थे और यहाँ पे अकेला जो है यूएसए का समर्थक इजराइल था। तो निक्सन को तो सपोर्ट करना ही था इजराइल को, क्योंकि उसकी एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मिडिल ईस्ट में ओनली इजराइल था। तो इसने सपोर्ट किया और उसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि फाइनली कहा कि अब देखो इजराइल इस वॉर में ऑलमोस्ट जीत चुका है, अब हमें किसी भी तरह से पीस एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। तो इसलिए इजिप्ट भी इस चीज को मान गया और सीरिया तो बुरी तरह से हार चुका ही था। तो इस तरह से जब लड़ाई खत्म हुई तो इजराइल इस लड़ाई में भी फिर से विक्टोरियस इमर्ज होता है। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं अरब इजराइल वॉर में, उसमें अल्टीमेटली अंततः जो है इजराइल की ही जीत हुई है। चौथी लड़ाई में भी इसकी जीत हुई और इसके बाद भले ही इजराइल जीत गया था, लेकिन इस लड़ाई का जो एक मकसद था इजिप्ट के मन में कि इजराइल को इस बात का एहसास हो जाए कि उसे अब अरब देशों के साथ समझौते करने पड़ेंगे, वो हमेशा लड़ाई नहीं लड़ सकता। इस बात का एहसास इजराइल को हो गया कि भले ही उसकी मिलिट्री डोमिनेंस अरब देशों से ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन वो हर टाइम इस लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता और हर टाइम वो अरब देशों के साथ लड़ाई और युद्ध नहीं लड़ सकता। किसी बार उसकी हार भी हो सकती है। तो इसी प्रोसेस में उसने सोचा कि चलिए इजिप्ट के साथ तो एक शांति समझौता कर लेते हैं। तो इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस एग्रीमेंट्स, पीस टॉक होनी शुरू हो गई और पीस टॉक होनी शुरू हो गई तो उसके बाद अनवर सदत ने यहाँ पे इनके साथ एग्रीमेंट किए। हालांकि अनवर सदत जो इजिप्ट के राष्ट्रपति जो थे वो शुरुआत में हीरो बन गए अरब देशों के लिए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में जिस तरह से इजराइल को टारगेट किया था, इजराइल से कुछ जमीन को जीत लिया था, कुछ गेन कर लिया था इनिशियल स्टेज पे, तो उससे वो एक बार हीरो बन गए। लेकिन उसके बाद जो है स्थिति जो है वापस बदल गई। स्थिति जब बदली, जब इजिप्ट और इजराइल के बीच में जो है समझौते होने शुरू हो गए। इजिप्ट ने जब शांति समझौते साइन किए इजराइल के साथ तो अरब देश उससे नाराज भी हो गए, कई सारे देश की, तुम कैसे एग्रीमेंट कर सकते हो जब हमारा ये समझौता हुआ था 6 डे वॉर के बाद कि नो एग्रीमेंट, नो पीस, नो निगोशिएशन, उसके बाद भी तुमने क्यों किया। लेकिन इजिप्ट को अब अपना महत्व वो देखना था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना था कि उसे कहीं ना कहीं सिनाई पेनिनसुला वापस चाहिए था, गाजा स्ट्रिप वापस चाहिए थी। गाजा स्ट्रिप नहीं मिली लेकिन सिनाई पेनिनसुला वापस मिल गया। 1982 में, 74 में इस एग्रीमेंट हुआ था, 1982 तक खाली कर दिया गया था। उसके बाद 1979 में 1979 में प्रेसिडेंट अनवर सदत और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मेनाशेम बिगिन जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में पहला एक समझौता हुआ इजराइल और एक अरब देश के बीच में, जिसमें पहली बार पीस की बात हुई। क्योंकि इससे पहले अरब देश किसी भी स्तर पे इजराइल के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो एक देश भी है। इस तरह से चीजें हुई तो यहाँ पे चीजें जो है थोड़ी एक्सेलरेट हुई। हालांकि ये सब देश जो है वो इजराइल को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन इजराइल अपनी मजबूती से टिका हुआ है, खड़ा हुआ है अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी की वजह से। और आज आप मिडिल ईस्ट का मैप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। सिनाई पेनिनसुला जो है इजिप्ट के पास है, जॉर्डन यहाँ पे है, वेस्ट बैंक जो है वो ज्यादातर पहले कंट्रोल में हुआ करता था जॉर्डन के, और जेरूसलम भी, ईस्टर्न जेरूसलम, लेकिन अब इजराइल के कंट्रोल में है पूरा जेरूसलम ऑलमोस्ट। सीरिया का गोलन हाइट वाला जो क्षेत्र है वो भी इनके कंट्रोल में है, और गाजा स्ट्रिप जो है उसके साथ इजराइल की झड़प चलती रहती हैं।
और द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बार इजराइल इसके ऊपर अटैक करता है, उधर से भी मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वॉर में क्या हुआ, योम किपुर वॉर क्या था, क्या इसके परिणाम हुए, किस तरह से चीज़ें बदली, मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक अरब देश जो है उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था इजराइल को, उसने पीस एग्रीमेंट कर लिए थे, और उसके बाद कोई बड़ा कोलिशन वॉर नहीं हुआ, अरब देशों ने कोई कोलिशन ऐसा बनाया नहीं इजराइल के खिलाफ। इजराइल से वो लोगों को उनको पता चल गया था कि इजराइल जो है वो अपने आप को डिफेंड करने में सक्षम है, तो बार बार अटैक करके कोई फायदा नहीं है। तो सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़िएगा। सक्सेस प्लस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, वेब पोर्टल है, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, जिनके साथ आपको उनके नोट्स और उनसे रिलेटेड सीरीज मिलेगी। और आप यहाँ पे चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी आपका डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सभी चीज़ों का आपका वेलकम है। सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। इंस्टाग्राम पे आप जुड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स भी मिलेंगी, जिनसे आप अपने नॉलेज को में इजाफा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।